Okay, so in this video lecture we'll finally study about the critical path method जिसको कि हम जनरली CPM से डिनोट करते हैं. फर्स्ट हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इसका कि क्या है, क्या मतलब है, एंड देन वील सी द स्टेप्स, क्या स्टेप्स होते हैं क्रिटिकल पाथ फाइंड करने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट में, एंड फाइनली हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे. So a critical path is a sequence of activities with the longest duration in the network from the starting event to the finishing event and defines the minimum time required to complete the project. Basically आपका जो critical path होता है वो एक सीक्वेंस होता है एक्टिविटीज़ का, और लॉन्गेस्ट, और एक इस तरह से आप वो सीक्वेंस बनाते हो सो दैट उसका जो ड्यूरेशन हो वो लॉन्गेस्ट हो इन द नेटवर्क फ्रॉम द स्टार्टिंग इवेंट टू द फिनिशिंग इवेंट. ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग इवेंट से सीक्वेंस बनाओगे एंड आप फिनिशिंग इवेंट तक जाओगे, और ये जो आपका सीक्वेंस होता है ये आपका मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट आपको बताता है. CPM was developed by M.R. Walker of Engineering Services Division of Remington Rand. CPM focuses on the relationship between applying more resources to shorten the duration of activities in a project and the increased cost of additional resources. So in this method the amount of time needed to complete various parts of the project is assumed to be known with certainty. ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप क्रिटिकल पाथ फाइंड करने की बात कर रहे हो, यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, पूरी सर्टेनिटी के साथ पता है. वो चीज़ क्या है कि कोई भी स्टेप आपके प्रोजेक्ट का कंप्लीट करने के लिए या फिर आपके प्रोजेक्ट में जो सेवरल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड हैं उसमें हर पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है वो आपको पता है सर्टेनिटी के साथ. एंड ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एम्प्लॉयड एंड द टाइम नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो अज्यूम्ड टू बी नोन. सो नेक्स्ट इज़ क्रिटिकल इवेंट. क्या होता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सारे छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. सो द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ क्रिटिकल इवेंट. एन इवेंट विद ज़ीरो स्लैक टाइम इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल इवेंट. स्लैक टाइम किसी भी इवेंट के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं, LI माइनस EI. किसी भी टेल इवेंट के लिए हम स्लैक टाइम फाइंड करते हैं तो वो LI माइनस EI हो जाता है. LI माइनस EI अगर किसी भी इवेंट के लिए आपकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो उस इवेंट को हम क्रिटिकल इवेंट बोलते हैं. या फिर आप बोल सकते हो किसी भी इवेंट के लिए अगर आपका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम की वैल्यू सेम है LI और EI की, तो आप बोलोगे कि वो इवेंट आपका एक क्रिटिकल इवेंट है. Next we have critical activity. An activity is called critical in a network diagram if a delay in its execution will cause further delay in the project completion time. एक एक्टिविटी को हम क्रिटिकल तब बोलते हैं जब उसको एग्जीक्यूट करने में, उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में अगर कुछ अमाउंट ऑफ डिले होता है तो वो आपके प्रोजेक्ट कंप्लीशन का जो टोटल टाइम होगा उसमें भी फर्दर डिले कर सकता है. सो दस फॉर अ क्रिटिकल एक्टिविटी टोटल फ्लोट टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो. किसी भी एक्टिविटी को हम क्रिटिकल एक्टिविटी कब बोलेंगे, जब जो उसका टोटल फ्लोट टाइम होगा अगर वो ज़ीरो आ जाता है. सो बेसिकली अगर आपका LI इज़ इक्वल टू EI है, LJ इज़ इक्वल टू EJ है, एंड EJ माइनस EI इज़ इक्वल टू LJ माइनस LI, और ये आपका टाइम के बराबर हो जाता है, तब हम उस एक्टिविटी को क्रिटिकल एक्टिविटी बोलते हैं. देन वी हैव फाइनली द क्रिटिकल पाथ. क्रिटिकल पाथ क्या होता है, द अनब्रोकन या फिर द कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज़ फ्रॉम द स्टार्ट इवेंट टू द एंड इवेंट इन द नेटवर्क डायग्राम इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल पाथ. मतलब एक बार आपने आपके नेटवर्क डायग्राम में क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद अगर स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक उन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का हेल्प लेके आप एक कंटिन्यूअस पाथ बना पाओ, मतलब अगर आप स्टार्टिंग क्रिटिकल एक्टिविटी से स्टार्ट करो तो बिना पेन उठाए अगर आप एकदम लास्ट क्रिटिकल एक्टिविटी तक एक पाथ बनाते हुए चले जाओ, सो उसी पाथ को हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं. And the sum of individual time durations of all critical activities in the critical path is called the total project
टाइम, मतलब जितने भी आपके क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होते हैं उनके जो इंडिविजुअल टाइम ड्यूरेशंस होते हैं, कंप्लीशन टाइम ड्यूरेशंस, उन सारों का जो सम होता है उसको हम बोलते हैं द टोटल प्रोजेक्ट टाइम। ये आपका मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सो जो भी आपका क्रिटिकल पाथ जो आपको टोटल टाइम देता है वो आपको मिनिमम टाइम बताता है कि कम से कम इस टाइम में आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दोगे, इससे ज़्यादा इससे कम टाइम में आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो दैट गिव्स अस द क्रिटिकल पाथ। सो नेक्स्ट वी हैव द प्रोसीजर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। इसमें मैं आपको रफली स्टेप्स बता देती हूँ एंड इसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम ऑफ द गिवन प्रोजेक्ट एंड राइट द इंडिविजुअल टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी अबव द एरो रिप्रेजेंटिंग द एक्टिविटी। सो जैसे ही यहाँ पे हमने बात करी एरो रिप्रेजेंटिंग द एक्टिविटी, मतलब आप यहाँ पे कौन सा नेटवर्क डायग्राम का यूज़ करने वाले हो, AOA, या फिर AOA को हम एक चीज़ और बोलते हैं डैट इज़ इवेंट ऑन नोड। तो इवेंट ऑन नोड या फिर एक्टिविटी ऑन एरो दोनों का मतलब सेम होता है। सो CPM के लिए आप हमेशा यही वाला नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। Second, calculate the earliest start time of each event taken in increasing order of their numbers starting from the first to the last event by forward pass method. So एक बार आपने नेटवर्क डायग्राम बना लिया, फुल्कर्सन्स रूल यूज़ करके आपने नंबरिंग कर ली अपने नेटवर्क डायग्राम की, उसके बाद आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट करोगे नंबरिंग के हिसाब से एंड सारे के सारे इवेंट्स के लिए आप अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कैलकुलेट करोगे यूजिंग द फॉरवर्ड पास method. Third step is calculate the latest start time of each event taken in decreasing order of their numbers starting from the last to the first event by backward past method. एक बार आपने अर्लियर स्टार्ट टाइम फाइंड कर लिया, उसके बाद हम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड करेंगे एंड उसके लिए आप क्या करोगे, अपने नेटवर्क डायग्राम के लास्ट इवेंट से स्टार्ट करोगे एंड लास्ट इवेंट से स्टार्ट करते 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 आप नेटवर्क डायग्राम के स्टार्टिंग तक आओगे एंड बैकवर्ड पास मेथड यूज़ करके सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट करोगे। फोर्थ स्टेप में हमें फाइंड करना है अर्लीस्ट फिनिश टाइम and the latest finish time, EFIJ and LFIJ for all activities I, J। इसके फॉर्मूले सब आपके नोट्स में ये सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हो। देन ऑल्सो डिटरमाइन द टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटी। सो कोई भी आपका CPM का क्वेश्चन होगा, इतने वैल्यूज़ तो आपको फाइंड करने ही करने हैं। आपने क्या फाइंड किया, आपको हर इवेंट के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड करना है, आपको हर इवेंट के लिए लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड करना है, आपको हर एक्टिविटी के लिए अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम फाइंड करना है, टोटल फ्लोट फाइंड करना है, फ्री फ्लोट फाइंड करना है और इंडिपेंडेंट फ्लोट फाइंड करना है। इतने सारे वैल्यूज़ जब आपने फाइंड कर लिए, उसके बाद अब आप आइडेंटिफाई करोगे आपके क्रिटिकल एक्टिविटीज़। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो एक्टिविटीज़ जो ये रिलेशंस होल्ड करें। सबसे पहला EI इज़ इक्वल टू LI, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम उस एक्टिविटी का या उस इवेंट का सेम हो, उस एक्टिविटी के हेड इवेंट का भी सेम हो और उस एक्टिविटी के टेल इवेंट का भी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम सेम हो। देन थर्ड, EJ माइनस EI इज़ इक्वल टू LJ माइनस LI और TIJ। तो उस एक्टिविटी का जो आपका कंप्लीशन टाइम है EJ माइनस EI, LJ माइनस LI और TIJ, ये तीनों ही वैल्यूज़ आपकी सेम होनी चाहिए। सिक्स्थ, connect the critical activities without break from the start event to the end event to get the critical path। एक बार आपको critical activities मिल गए, उसके बाद आप क्या करोगे, नेटवर्क डायग्राम में स्टार्टिंग critical activity से लेकर के आप एंड तक उसको एक डार्क लाइन यूज़ करके डिनोट कर दोगे या आइडेंटिफाई कर दोगे।
Then calculate the total project time which is equal to En, where n is the last event node. So En हमारा क्या होता है, टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम. इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ड्यूरेशन टाइम्स ऑफ ऑल क्रिटिकल एक्टिविटीज़ ऑन द पाथ. तो एक बार आपने क्रिटिकल एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई कर ली तो आपके रास्ते में आपको टाइम ड्यूरेशंस मिलते जाएंगे. आप उनको सबको ऐड कर दो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के टाइम ड्यूरेशन को, वहाँ से आपको आपके प्रोजेक्ट का टोटल कंप्लीशन टाइम मिल जाएगा. सो अब हम फाइनली CPM के क्वेश्चन पर आ गए हैं. अगर आपको अभी तक की चीज़ें बताई हुई नहीं समझ में आई हैं इस वीडियो लेक्चर की, डोंट वरी, इस एग्जाम्पल से आपके सारे वरीज क्लियर हो जाएंगे. बट फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, उसके लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. सो हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. All activities which together constitute a small engineering project are given in the following table. The table also shows the necessary immediate predecessors for each activity. So basically आपको क्या दिया हुआ है, एक्टिविटीज़ दी हुई हैं और उनके प्रीडिसेसर्स दिए हुए हैं जिनको यूज़ करके आप नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. और आपको टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है कि ए के कंप्लीशन में 2 डेज़ लगते हैं, बी के कंप्लीशन में 3 डेज़, सी के कंप्लीशन में 4 डेज़ एंड सो ऑन. हर एक्टिविटी के कंप्लीशन में कितना टाइम लगता है वो आपको मेंशन्ड है. और यहाँ पे हमें करना क्या क्या है सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना है एन एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम. सो सबसे पहले तो हमें नेटवर्क डायग्राम फाइंड करना है. अगर ये मेंशन नहीं भी होता तब भी आपको फर्दर CPM के कैलकुलेशंस करने के लिए, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ फाइंड करने के लिए अल्टीमेटली नेटवर्क डायग्राम बनाना ही पड़ता. सेकेंड इज़ डिटरमाइन अर्लीस्ट फिनिश डेट फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट. सो अर्लीस्ट फिनिश टाइम आपको फाइंड करना है यहाँ पे हर इवेंट के लिए या हर एक्टिविटी के लिए. थर्ड, द टोटल फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटी. हर एक्टिविटी के लिए आपको टोटल फ्लोट फाइंड करना है. देन आपको क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है. देन द लेटेस्ट स्टार्ट डे फॉर बी फाइंड करना है. द अर्लीस्ट फिनिश डे फॉर एक्टिविटी F फाइंड करना है. सो बेसिकली एक बार आपने नेटवर्क डायग्राम बना लिया, उसके बाद अभी स्टेप्स में मैंने जितनी भी चीज़ें बताई थी, हर इवेंट के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, देन अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, टोटल फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, फ्री फ्लोट, ये सारे के सारे वैल्यूज़ आपको फाइंड करने हैं, एक टेबल में रिप्रेजेंट करना है. एंड एक बार वो टेबल में आपने ये सारे वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर लिए, उसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए रिलेटेड, आप वो टेबल देख के बता सकते हो. सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन. सबसे पहले तो है नेटवर्क डायग्राम. नेटवर्क डायग्राम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया है. आप सीख भी गए थे प्रीवियस वीडियो से नेटवर्क डायग्राम बनाना. थोड़ा कन्फ्यूजन था बट इट विल बी ओके, आप समझ जाओगे. एंड सो नेटवर्क डायग्राम मैंने बना दिया. अभी आप बाकी वैल्यूज़ पे मत जाओ, जो बाकी वैल्यूज़ लिखे हैं ये एक्चुअली फाइनल नेटवर्क डायग्राम है जिसमें मैंने सारे जितने भी हमारे कैलकुलेटेड वैल्यूज़ थे वो मेंशन करके रखे हुए हैं. आपको कितना बनाना है अभी, ये 1 से 2 तक एक्टिविटी A, 2 से 3 तक एक्टिविटी B, 2 से 5 तक एक्टिविटी C, 2 से 4 तक एक्टिविटी D. इस तरह से आपने नेटवर्क डायग्राम बना लिया. और ये जो वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं 2, 3, 4, 5, 3, 6, 4, ये जो लाइंस के साथ लिखी हुई हैं यही आपके टाइम दिए हुए हैं. जैसे क्या बोला है यहाँ पे, A के लिए ड्यूरेशन 2 डेज़ है, B के लिए ड्यूरेशन 3 डेज़ है. तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब A एक्टिविटी के लिए आपका ड्यूरेशन 2 डेज़ का है, B एक्टिविटी के लिए ड्यूरेशन 3 डेज़ है, C एक्टिविटी के लिए ड्यूरेशन 4 डेज़ है, D एक्टिविटी के लिए ड्यूरेशन 5 डेज़ है एंड सो ऑन. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ टेल इवेंट I. सो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हम हमेशा हमारे टेल इवेंट के लिए फाइंड करते हैं. टेल इवेंट मतलब अगर ये एक्टिविटी A है आपका तो यहाँ पे आपका टेल इवेंट 1 है, हेड इवेंट 2 है. ऐसे ही एक्टिविटी B के लिए आपका टेल इवेंट 2 है, हेड इवेंट 3 है. एक्टिविटी C के लिए टेल इवेंट 2, हेड इवेंट 5 एंड सो ऑन. सो देखिए, बोला था मैंने कि E1 हमें हमेशा 0 लेट करके चलना है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड करने के लिए. अब E2 के लिए देखो,
E2 पे आपका क्या हो रहा है, एक ही एक्टिविटी आ रही है, सो E2 की वैल्यू क्या हो जाती है, E1 प्लस T12। E1 मतलब E1 की जो वैल्यू आई थी, और T12 मतलब जब आप 1 से 2 तक जा रहे हो तो कितना टाइम लग रहा है, जो कि यहाँ पर हमारे पास 2 है। सो E2 की वैल्यू हो जाएगी E1 प्लस T12, दैट इज़ 0 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 2। क्यों? बिकॉज ओनली वन एक्टिविटी 1,2 इज़ एंटरिंग टू द इवेंट 2। देन वी हैव E3। E3 मतलब अब इस इवेंट के लिए, सो इस इवेंट के लिए E3 की वैल्यू हो जाएगी अब E2 प्लस T23। 3 में एक ही इवेंट आपका एंटर कर रहा है, कौन सा इवेंट एंटर कर रहा है, ये 2 वाला इवेंट एंटर कर रहा है। सो देयरफॉर E3 की वैल्यू 2 प्लस 3 5। E4 की वैल्यू, E4 अगर आप देखो यहाँ पे जहाँ पे आपका D ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे भी आपकी एक ही एक्टिविटी एंटर कर रही है, कहाँ से आ रही है वो एक्टिविटी 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये 2 से, E2 प्लस 5। सो E2 प्लस T2,4 ये हो जाएगा 2 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 7, बिकॉज ओनली वन एक्टिविटी 24 इज़ एंटरिंग टू द इवेंट 4। सो जो आपके सिंपल इवेंट्स है जहाँ पे आपकी एक ही एक्टिविटी एंटर कर रही है, वहाँ पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने क्या किया, जैसे अगर आप 3 के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, आपने E2 में ऐड किया ये वाली वैल्यू, तो आपको यहाँ के लिए वैल्यू मिल गई। ऐसे ही E5 के लिए आपने क्या किया, E2 में ऐड किया 4, सो आपको ये वाली वैल्यू मिल गई। बट जब आप यहाँ पे देखोगे एक मर्ज इवेंट का मतलब एक ऐसा इवेंट जहाँ पे आपकी 2 एक्टिविटीज़ आ रही हैं, उसके लिए हम EI कैसे फाइंड करेंगे। जैसे ये जब आप 5th इवेंट देखो, इस 5th इवेंट में आपका C एक्टिविटी भी एंटर कर रहा है और आपका D1 एक्टिविटी भी एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 में एक तो आपसे 2 से एंटर कर रहा है और एक आपके पास 4 से एंटर कर रहा है, तो आपने क्या किया, 2 प्लस 4 देखा, E2 यहाँ पे हमारा 2 आया था, E2 प्लस 4 की वैल्यू आपको मिलेगी 6, और यहाँ अगर आप 4 से जाओगे तो E4 आया था हमारा 7, और डमी के लिए हमेशा टाइम हम 0 लेकर के चलते हैं, सो 7 प्लस 0 यानी कि 7। इन दोनों ही आने वाले एक्टिविटीज़ में जो टाइम आपको जहाँ से ज़्यादा मिल रहा है वो वाली वैल्यू आप कंसिडर करोगे। जैसे E5 में आपके 2 एक्टिविटीज़ एंटर हो रहे हैं, 2-5 एंड 4-5 आर एंटरिंग टू द इवेंट 5। सो यहाँ पे हमारे E5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम ऑफ E2 प्लस T2,5, क्योंकि 2,5 एक्टिविटी आपकी एंटर कर रही है और उसके प्रीवियस वाले के लिए टाइम हमारा E2 है, एंड दूसरी कौन सी एंटर कर रही है, 4,5। सो E4 प्लस T4,5, मैक्सिमम ऑफ 2 प्लस 4, 7 प्लस 0, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 7। सो E5 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 7। ऐसे ही जब आप E6 देखोगे, E6 मतलब इस वाले इवेंट के लिए यहाँ पे आपका एक ही वैल्यू एंटर हो रहा है, कहाँ से एंटर हो रहा है, 4 से। सो इस E6 की वैल्यू हो जाएगी हमारी E4 प्लस 4, दैट इज़ 7 प्लस 4 11। अब अगर आप वापस से 7 के लिए देखो, 7 में अब आपके पास 3 एक्टिविटीज़ एंटर कर रही हैं। 3 एक्टिविटीज़ कहाँ से एंटर कर रही है, ये एक्टिविटी आपकी 3,7, 5,7 एंड वी हैव 6,7। सो E7 की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ E3 प्लस T3, E5 प्लस T5 7, एज ओनली 2 एक्टिविटीज़ 3-7 एंड 5-7 आर एंटरिंग टू द इवेंट 7। इसको अगर हम कंसिडर नहीं भी करें तो भी चलेगा, बिकॉज डमी के लिए ऑलरेडी आपका टाइम 0 ही होगा। सो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5 प्लस 6 एंड 7 प्लस 3, दैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी 11। सो इसी तरह से हम आगे E8 भी फाइंड कर सकते हैं। E8 में अगेन आपके पास 3 एक्टिविटीज़ एंटर कर रही हैं, 3,8, 7,8 एंड
6,8। सो E8 की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम ऑफ E3 प्लस T3 8, E6 प्लस T6 8 एंड E7 प्लस T7 8 बिकॉज 3 एक्टिविटीज़ आर एंटरिंग टू द इवेंट 8। तो E8 की वैल्यू हो जाएगी हमारी मैक्सिमम ऑफ 5 प्लस 7, 11 प्लस 3 एंड 11 प्लस 2। तो E8 की हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 14। जो जैसे जैसे आपको आपके E1 E2 E3 मिलते जाएं, आप क्या करो, इसको नेटवर्क डायग्राम के ऊपर लिखते जाओ सो दैट आप आगे के वैल्यूज़ आराम से देख सकोगे एंड हो सकता है ये सारे फॉर्मूले आपको लिखने की ज़रूरत भी ना पड़े। और ये मैं वीडियो में एक्सप्लेन तो कर रही हूँ बट आई वुड सजेस्ट आप इसको जाके एक बार नोट्स में से समझना, वीडियो सुनने के बाद नोट्स खोल के देखना, तो आप सारी चीज़ें एनालाइज कर पाओगे बिकॉज वहाँ पे आपके पास पूरा क्वेश्चन एंड सारे वैल्यूज़ एक साथ होंगे। सो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमने फाइंड कर लिया है, अब हमें फाइंड करना है लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट फिनिश टाइम के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा L8 है उसको हम अज्यूम करते हैं E8 के बराबर। E8 यहाँ पे हमारा आया था 14, सो हमने L8 को अज्यूम कर लिया 14। अब हमें फाइंड करना है L7। जैसे फॉरवर्ड में आप क्या करते थे, आगे जैसे जैसे आप आगे मूव करते थे आप प्रीवियस वाले टाइम को ऐड करते जाते थे, बट बैकवर्ड में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम बैकवर्ड्स मूव कर रहे हैं सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अब हमारे टाइम्स को। सो अगर आप L7 देखो, L7 से आपका एक ही इवेंट बाहर जा रहा है। आप अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड करने के लिए देखते थे आपके इवेंट में कौन कौन से एक्टिविटीज़ एंटर कर रहे हैं, बट जब आप लेटेस्ट स्टार्ट टाइम या लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट कर रहे हो आप देखोगे कि आपके इवेंट में से कौन कौन से एक्टिविटीज़ बाहर जा रहे हैं, बिकॉज ये आप हमेशा हेड इवेंट के लिए फाइंड कर रहे हो। सो 8 के लिए हमें पता लग गया 14, हमने वैल्यू लिख ली। अब हम 7th पे आए। 7th से देखो आपकी एक ही एक्टिविटी जा रही है, वो है एक्टिविटी आई। तो अब L7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L8 माइनस 2, दैट इज़ 14 माइनस 2 आ जाएगा 12। अब 7 के बाद आपका आता है 6 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। अब 6 से देखो आपके दो एक्टिविटीज़ बाहर जा रहे हैं, एक एक्टिविटी बाहर जा रहा है D2, एक एक्टिविटी बाहर जा रहा है ये एक्टिविटी आपका J। तो अर्लीस्ट के लिए आप क्या करते थे, दोनों का मैक्सिमम लेते थे, बट यहाँ पे हम दोनों का मिनिमम लेंगे। तो L7 अगर हमारा 12 आया है, इस पाथ के अलॉन्ग हमें क्या मिलेगा, 12 माइनस 0 दैट इज़ 12, एंड इस पाथ के अलॉन्ग हमें मिलेगा 12 माइनस 3 दैट इज़ 8। दोनों का मिनिमम 12 माइनस 3 दैट इज़ आई एम सॉरी, हम L8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ये आपका L8 तक जा रहा है। सो दैट इज़ L6 हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ L7 माइनस T6 क्योंकि ये L7 तक जा रहा है और 6 का आप टाइम माइनस करोगे। सो 12 माइनस 0 एंड ये वाला आपका कहाँ पे जा रहा है, 8 पे जा रहा है। सो 14 माइनस T6 8 दैट इज़ 14 माइनस 3 वी विल हैव 11। 12 और 11 में हमारी मिनिमम वैल्यू 11 होती है, सो L6 की वैल्यू हो जाएगी 11। सो इसी तरह से हम बैकवर्ड मूव करते जाएंगे। आप देखोगे जहाँ से आपकी एक एक्टिविटी एमिनेट कर रही है, आप सिंपली टाइम ड्यूरेशन में, टोटल टाइम ड्यूरेशन में से उसको माइनस करके टाइम निकाल लोगे, L1 L2 L3 जो भी है। एंड अगर आपके एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ एमिनेट कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पे, तो आप उन तीनों को सब्ट्रैक्ट करके उनमें से मिनिमम देखोगे और जो मिनिमम वैल्यू होगी वही आपकी L2 या L3 की वैल्यू हो जाएगी। सो इस तरह से बैकवर्ड पास यूज़ करके हम ये सारे ही वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। अब हमें इसके बाद क्या फाइंड करना है, एक बार आपने सारे EI और सारे LJ फाइंड कर लिए, आप आपके नेटवर्क डायग्राम के ऊपर इस तरह से उनको लिख दो। उसके बाद अब हमें फाइंड करना है फॉर ईच एक्टिविटी IJ the earliest start time EI and the latest finish time EF IJ। so latest finish time का फॉर्मूला होता है EI प्लस TIJ और latest start time का फॉर्मूला होता है LSIJ इज इक्वल टू LI माइनस TIJ।
सो इसके बाद इस तरह से हमारी पूरी टेबल बनती है, जहाँ पे फर्स्ट कॉलम होता है हमारा एक्टिविटी का। यहाँ पे आप सारे ए से लेकर के आई तक के हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, तो हमने सारे एक्टिविटीज़ लिख दिए और ब्रैकेट में हमने लिखा है कि वो एक्टिविटी आपका कौन से इवेंट से स्टार्ट हो रहा है और कौन से इवेंट पर ख़त्म हो रहा है। उसके बाद सेकंड कॉलम में हमने एक्टिविटी ड्यूरेशन लिखा हुआ है, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। थर्ड कॉलम हमारा आता है अर्लीस्ट टाइम का। अर्लीस्ट टाइम में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, पहला अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अभी आपने फॉरवर्ड मेथड से कैलकुलेट किया है, E1, E2, E3, E4 एंड सो ऑन। तो वो सारे वैल्यूज़ आप यहाँ पे लिख लो। जैसे A1 के लिए I आपका 1 है तो E1 इज़ इक्वल टू 0, B के लिए I आपका 2 है सो E2 की वैल्यू, D के लिए भी I आपका क्या है 2 है सो यहाँ पे भी E2 आएगा। इसी तरह से C के लिए भी आपका I 2 है सो यहाँ पे भी C2 आएगा। सो आप हर एक्टिविटी के लिए देखो I क्या है, उसी के करस्पॉन्डिंग आप EI यहाँ पे लिखोगे। देन एक कॉलम और आता है अर्लीस्ट टाइम में, दैट इज़ द फिनिश टाइम। ये आप कैलकुलेट करोगे बाद में। फिर लेटेस्ट टाइम में भी दो कॉलम्स हैं हमारे पास, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। सो अभी तक हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ फाइंड करी थी, सिर्फ ये दो वैल्यूज़ फाइंड करी थी, E1 और LJ की। तो सबसे पहले आप आपके टेबल में E1 के, EI के और LJ के ही वैल्यूज़ लिखोगे। A आपका 2 पे ख़त्म हो रहा है सो यहाँ पे आएगा L2। B आपका 3 पे ख़त्म हो रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग आएगा L3। D आपका 4 पे ख़त्म हो रहा है सो इसके करस्पॉन्डिंग L4। E आपका 7 पे ख़त्म हो रहा है सो इसके करस्पॉन्डिंग L7 एंड सो ऑन। एक बार आपने EI और LJ लिख लिया, उसके बाद आप EF और LS फाइंड कर सकते हो। EF हमारा क्या होता है, EI प्लस TIJ, यानी ये जो आपका EI का कॉलम है इसमें आप यहाँ पे करस्पॉन्डिंग TIJ ऐड करते जाओ। और क्योंकि ऐड करने में हो सकता है आपको ये I जैसे आप कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए यहाँ पे मैंने कॉलम्स की नंबरिंग कर दी है, कॉलम 1 2 3। फिनिश के लिए आपको क्या करना है, EI प्लस TIJ, यानी ये फोर्थ कॉलम की वैल्यू सेकेंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम। सो 2 + 0 2, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 4 + 2 6, 6 + 5 11 एंड सो ऑन। देन लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का फॉर्मूला होता है LJ माइनस TIJ, यानी ये LJ में से अब आप ये वाले टाइम आपके माइनस करोगे। तो फिफ्थ कॉलम की वैल्यू है सिक्स्थ कॉलम माइनस द सेकेंड कॉलम। सो 2 - 0 2 - 2 0, 6 - 3 is 3, 7 - 5 is 2, 9 - 4 is 5, 12 - 6 is 6, 14 - 7 is 7, 9 - 0 is 9 एंड सो ऑन। तो ये तो आ गया हमारा अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम का काम कंप्लीट हो गया। अब हमें फाइंड करना है इसके बाद फ्लोट। यहाँ पे भी आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है। टोटल फ्लोट की वैल्यू होती है LJ माइनस EI माइनस TJ। LJ माइनस EI माइनस TJ को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, LJ माइनस EI प्लस TJ। अगर आप ब्रैकेट ले लोगे तो ये LJ माइनस EI प्लस TJ हो जाएगा। और EI प्लस TJ आप ऑलरेडी आपके इस कॉलम में फाइंड कर चुके हो। सो देयरफॉर सेवेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 - 3। सो 5 - 3 आप करते जाओगे, आपको ये वैल्यू मिलती जाएगी, दैट इज़ 0 - 0 0, 3 - 2 1, 2 - 2 0, 5 - 2 3, 6 - 5 1, 7 - 5 2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट वी हैव द फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का फॉर्मूला होता है टोटल फ्लोट माइनस द हेड स्लैक। टोटल फ्लोट आपने क्या किया, अभी प्रीवियस कॉलम में फाइंड किया, और हेड स्लैक आप कैसे देखते हो, LJ माइनस EJ से, मतलब जो आपका हेड इवेंट है उसके दोनों स्टार्ट टाइम और फिनिश, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम का आप डिफरेंस लेते हो। सो दैट इज़ सेवेंथ कॉलम, जहाँ सेवेंथ कॉलम में आपने टोटल फ्लोट फाइंड किया हुआ है, माइनस LJ माइनस EJ। सो फ्री फ्लोट का कॉलम क्या बनेगा हमारा,
पहले वैल्यू के लिए टोटल फ्लोट जो कि 0 आया है, 0 माइनस LJ माइनस EJ। इस एक्टिविटी के लिए J आपका 2 है, सो 0 माइनस L2 माइनस E2। 0 में से 0 माइनस 2 आ जाएगा 0। फिर B एक्टिविटी के लिए आपका J कितना है, 3, सो 1 माइनस L3 माइनस E3। सो 1 था आपका टोटल फ्लोट, L3 है हमारा 6, E3 है हमारा 5। सो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 0। इसी तरह से आप ये सारे वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। फिर आता है हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट का फॉर्मूला होता है टोटल फ्लोट माइनस द टेल स्लैक। टोटल फ्लोट अगेन द 8th कॉलम एंड टेल स्लैक मतलब LI माइनस EI। जैसे यहाँ पे आपने LJ माइनस EJ किया था, आपने हर एक्टिविटी का हेड इवेंट देखा था, वैसे ही इंडिपेंडेंट फ्लोट के लिए आप क्या करोगे, 8th कॉलम जो है आपका टोटल फ्लोट का, उसमें आप माइनस करोगे, सॉरी 8th कॉलम जो है आपका फ्री फ्लोट का, उसमें से आप माइनस करोगे LI माइनस EI। सो इस तरह से आपको ये इंडिपेंडेंट फ्लोट के वैल्यूज़ मिल जाएंगे। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हम कैसे देखते हैं, एक्टिविटीज़ विथ टोटल फ्लोट 0 आर कॉल्ड द क्रिटिकल एक्टिविटीज़। सो अब आप देखो कि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जिनके लिए आपका टोटल फ्लोट 0 है। टोटल फ्लोट हमारा 0 है A के लिए, D के लिए, G के लिए एंड J के लिए। इन 4 एक्टिविटीज़ के लिए आपका टोटल फ्लोट की वैल्यू है 0। सो देयरफॉर A, D, G और J हमारे क्या हो जाते हैं, क्रिटिकल एक्टिविटीज़। और टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आपका क्या है, 14। यही जो हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम था, ये हमारे पूरे प्रोजेक्ट के लिए अर्लीस्ट फिनिश टाइम है। इसके बाद और आपसे क्वेश्चन में 1-2 चीज़ें और पूछी गई हैं कि लेटेस्ट स्टार्ट डे फॉर B। लेटेस्ट स्टार्ट डे फॉर B क्या हो जाएगा, L3 माइनस T23। ये आप ऑलरेडी फाइंड करके आपने रखा हुआ है, ये है आपकी B एक्टिविटी, इसके लिए लेटेस्ट टाइम है 3। तो एक बार आपने टेबल बना ली, उसके बाद आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप टेबल देख के उसके वैल्यूज़ बता सकते हो। इसके बाद पूछा है अर्लीस्ट फिनिश डे फॉर F। अर्लीस्ट फिनिश का कॉलम कहाँ है, यहाँ है। F के लिए अर्लीस्ट फिनिश हमारा कितना है, 10 डेज़ का। एंड इफ़ ड्यूरेशन ऑफ I that is T78 is equal to 3 days, then E7 is equal to 11। सो एक क्वेश्चन का पार्ट आपका यहाँ पे और था, वो ये था कि द इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इफ एक्टिविटी I वर टू टेक 3 डेज़। सो अगर आपकी एक्टिविटी I का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 3 डेज़ हो जाता, तो T78 हमारा हो गया 3 डेज़, तो इसी के करस्पॉन्डिंग हमारे E7 की भी वैल्यू चेंज होती। E7 था 11 और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे E8 की वैल्यू चेंज हो जाती, उसको हम कैलकुलेट करते तो ये निकल करके आई है 14 डेज़। यहाँ पर 14 डेज़ आ गई है तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं है आपके प्रोजेक्ट में, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी 14 ना आकर के कोई और वैल्यू आ जाए, तो उस केस के करस्पॉन्डिंग हमारे प्रोजेक्ट में उतने डेज़ का चेंज हो जाएगा। सो ये था आपका क्रिटिकल पाथ मेथड। आई नो हो सकता है बहुत से लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट मैं फिर से बोल रही हूँ, वीडियो में आप बस कैलकुलेट करने वाले हैं, बट इसके बाद आप एक बार नोट्स ज़रूर खोल के देखना, सो दैट सारे फॉर्मूले आपको दिख जाएं, आप एक एक कॉलम को समझ सको कि कहाँ से हमने कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करी है तो क्या वैल्यू हमें आकर के मिली है।